दोस्तों, जब भी आप किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोचते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि कहीं आपके पास जितने भी कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हैं उनकी एक रैंकिंग आपके सामने होती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे टॉप रैंक पे है, कौन सा कॉलेज टॉप रैंक पे है या कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक पे है। क्योंकि एक ये जो भी रैंकिंग है ये आपके डिसीजन मेकिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इससे आप निश्चित हो पाते हैं कि आप जिस भी कॉलेज में इंस्टीट्यूट में दाखिला ले रहे हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें कि बीएचयू जो है तीसरे नंबर पे था और आपका एम्स की भी रैंकिंग जारी होती है। तो लगभग जितने भी संस्थान हैं, एम्स हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी सालाना एक रैंकिंग जारी होती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट इस साल कौन से रैंक पे है। तो जो रैंकिंग का निर्धारण होता है तो हमारे देश में NIRF एक संस्था है। तो NIRF का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशनल, आर से रैंकिंग, एफ से फ्रेमवर्क। तो NIRF जो है ये भारत सरकार की ही एक संस्था है जो कि एक पैरामीटर्स के आधार पर जितने भी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, उनकी रैंकिंग का निर्धारण करती है और सालाना इनकी जो रैंकिंग है वो पब्लिश भी होती है। आप NIRF की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सबकी रैंकिंग आपको सालाना ईयर वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएगी कि किस साल में कौन सा संस्थान किस रैंक पे था। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा कि ये रैंकिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है। जो पैरामीटर्स हैं हर कैटेगरी के कॉलेजेस के अलग अलग हैं। यानी कि मेडिकल कॉलेज के लिए थोड़ी सी कैटेगरी अलग होती है, जो टेक्निकल एजुकेशन के हैं या आपके IIT वाले हैं उनकी थोड़ी सी अलग होती है, कॉलेजेस के लिए थोड़ी सी अलग है, इंस्टीट्यूट के लिए थोड़ी सी अलग है। तो जनरलाइज्ड वे में तो पैरामीटर्स एक है, लेकिन थोड़ी सी अब जब आप उसमें सब डिविजन्स में जाएंगे तो थोड़ी सी रैंकिंग का जो क्राइटेरिया होता है थोड़ा अलग होता है। क्योंकि सभी का कॉलेजेस में जो एजुकेशन का जो पैटर्न है वो अलग है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज से जो IT के कॉलेज होते हैं उनकी फ्रेमवर्क अलग अलग होता है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी इससे ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा कि कैसे कॉलेजेस की रैंकिंग का निर्धारण करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। दो पार्ट्स में ये गाइडलाइंस होती हैं। एक तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यूनिवर्सिटी की रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है, जो सेकेंड पार्ट है वो कॉलेजेस के लिए है। इसमें तो हम आपको इसमें यूनिवर्सिटी का बता देते हैं, लगभग यही पैरामीटर्स कॉलेजेस के लिए भी हैं। तो इसमें 5 मेन पार्ट्स हैं इसमें, और सभी के लिए आपको 100 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं, जो 5 पार्ट्स हैं। और 5 पार्ट्स में भी सबके अलग अलग डिविजन्स हैं। जो पहला पार्ट है, पार्ट 1, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज जो 100 नंबर के होते हैं, और इसमें जो है 4 पॉइंट्स पे आपको नंबरिंग दी जाती है। जो पहला फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, यानी कि जितने आपके स्टूडेंट हैं उसके कंपैरिजन में फैकल्टी कितनी है। तो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो ऑलरेडी आपको UGC गाइडलाइन में मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे डिफिशियंसी होती है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। तो अगर सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल है UGC के नॉर्म से तो आपको 20 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं। दूसरा, कंबाइंड मैट्रिक फॉर फैकल्टी विथ PhD एंड एक्सपीरियंस। तो पार्ट 1 में ही जो सेकेंड पॉइंट है, कंबाइंड मैट्रिक फॉर फैकल्टी विथ PhD, यानी कि कितने फैकल्टी आपके PhD हैं और कितने ज़्यादा उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। इस पे 30 मार्क्स का है। जो पार्ट फर्स्ट में जो थर्ड पॉइंट है, मैट्रिक फॉर लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी फैसिलिटी। तो जो आपका इंस्टीट्यूशन है वहाँ लाइब्रेरी का फ्रेमवर्क कैसा है और लेबोरेटरी का कैसा है, तो इस पे आपको 40 मार्क्स का है। इसके बाद मैट्रिक्स फॉर स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी इसमें 10 नंबर। तो ये 4 पॉइंट्स हैं पार्ट 1 में, और इसके लिए टोटल 100 नंबर है।
जो दूसरा पार्ट है रिसर्च से रिलेटेड है, रिसर्च प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट एंड IPR, ये भी 100 मार्क्स का है। कंबाइंड मैट्रिक फॉर पब्लिकेशन, जो पहला पॉइंट है इसमें 45 मार्क्स का है। जो दूसरा है कंबाइंड मैट्रिक फॉर साइटेशंस, ये भी 45 मार्क्स का है। और तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि 10 मार्क्स का है। तो जो पहला 45 मार्क्स का है, 45 मार्क्स का पब्लिकेशन के लिए, यानी कि आपके यूनिवर्सिटी से पर ईयर कितने पब्लिकेशंस होते हैं, तो इस पे 45 मार्क्स है। और साइटेशंस यानी कि पब्लिकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने क्वालिटी के पब्लिकेशंस हैं, यानी कि आपके यहाँ जो रिसर्च हो रहे हैं उसके साइटेशंस कितने हो रहे हैं, यानी कि दूसरे लोग उसको कितना कोट कर रहे हैं, वहाँ से कितना मैटर ले रहे हैं, कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है साइटेशंस। तो इसके लिए 45 है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि क्या यूनिक चीज़ें डेवलप हो रही हैं आपके यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, और जिसके राइट्स आपके पास हो, तो इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस पर 10 हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों 100-100। जो पार्ट 3 है ये भी 100 मार्क्स का ही है, ग्रेजुएशन आउटकम, यानी कि जो आपके यहाँ जो भी पढ़ाई हो रही है उसका आउटकम क्या है। तो इसमें है कि कंबाइंड परफॉर्मेंस इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 50 मार्क्स, यानी कि आपके यहाँ जो कंबाइंड एग्जाम्स हो रहा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि कितने बच्चे कितने परसेंटेज पास हो रहे हैं, और जो पास हो रहे हैं उनमें कितने फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न या कितने ऑनर्स हैं। और जो दूसरा है कंबाइंड परफॉर्मेंस इन पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी कि जो सिविल सर्विसेज में है या जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं नेशनल लेवल के, उसमें रिप्रेजेंटेशन कितना है, कितने बच्चे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। तो ये दोनों पॉइंट्स के 50-50 मार्क्स हैं, टोटल 100 मार्क्स हैं। पहला यूनिवर्सिटी स्तर के एग्जाम्स में परफॉर्मेंस कैसा है, और जो दूसरा है जो नेशनल लेवल के जो पब्लिक एग्जामिनेशंस हैं जैसे UPSC UPPSC इस टाइप के एग्जाम्स में परफॉर्मेंस कैसा है। जो चौथा पार्ट है इसका आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, मतलब आपका सोसाइटी पे या जो आपके आसपास के जो क्षेत्र है आउटरीच कितना हो रहा है। तो आउटरीच फुटप्रिंट, यानी कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन सर्विसेज, इन सब के लिए 25 मार्क्स है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट और कंट्रीज, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी में अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो अलग दूसरे यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट हैं, और अगर नेशनल है तो कितने अलग अलग कंट्रीज के आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इस पर भी 25 मार्क्स हैं। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, यानी कि आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो महिलाएं हैं उस फैकल्टी कितनी है, और महिला स्टूडेंट्स जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, परसेंटेज कितनी है, इस पर भी 20 मार्क्स है। परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स, यानी कि जो इकोनॉमिकली जो पुअर सेक्शंस हैं, जो गरीब वर्ग के छात्र हैं वो कितने हैं, और फैसिलिटीज फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस, यानी कि जो डिसेबिलिटीज के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। जो पांचवा और जो लास्ट है परसेप्शन, इसके लिए 100 मार्क्स है। इसमें किस किस पॉइंट पे है कि प्रोसेस फॉर पीयर रेटिंग इन कैटेगरी, इसके लिए आपको 50% वेटेज मिलता है। और जो लास्ट है 5th का बी पॉइंट, सेकेंड पॉइंट अप्लीकेशन टू सीट रेशियो, यानी कि आपके यहाँ जब भी जो एडमिशन के लिए जो अप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं तो कितनी सीट के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा अप्लीकेशंस आते हैं। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए अपने BSc का निकाला, BSc के किसी सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए 50 सीट है, तो 50 सीट के मुकाबले कितने अप्लीकेशंस आपके पास आए। तो ये 5 मेजर पॉइंट्स थे जिनमें सब में 2-2 3-3 छोटे छोटे पॉइंट्स थे, और सबके जो मार्क्स हैं किसी के 10 हैं, किसी के 20 है, किसी के 25 है, किसी के 40 है, किसी के 50 है। तो ये टोटल 5 सेगमेंट में है और टोटल 500 मार्क्स का होता है कैटेगराइजेशन। और इन्हीं 500 मार्क्स में जितने मार्क्स मिलते हैं उसी के आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है प्रतिवर्ष
सभी संस्थानों की अलग अलग लिस्ट बनती है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों ये था रैंकिंग का निर्धारण जो NIRF द्वारा हर साल किया जाता है।